Hi, Shanta. Hi. How are you? I'm good. Love the setting. I see a lot of instruments behind you. Quite interesting. Yes, learning guitar, and I had to speak to you, so I set it up all like that so that you notice it because No, very serious. मैं आपसे एक बार डांट खा चुकी हूँ. मेरे अच्छा. पहला रेडियो इंटरव्यू थे आप when I was working in Baroda way back in 2010 और अच्छा. मैं आपके सामने गा रही थी और आपने कहा ऐसे क्यों गा रही हो, खुल के गाओ. And I was like, oh my God, that's the loudest I have heard Shan sir speak. So it's just an honor to be speaking to you, really. तो तब से आप खुल के गा रही हैं अभी भी ऐसे बिल्कुल खुल के गाती हूँ. सहमी सी? नहीं, बिल्कुल खुल के गाती हूँ. आज मैं आपको बिना गाए तो छोड़ूंगी नहीं. आप बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं आपको. फिर भी सॉरी अगर मैंने आपको मतलब थोड़ा डरा दिया होगा मेरी डांट नहीं, से. आप समझते हो इतने बड़े आप सिंगर हैं और कोई ऐसे ध्यान नहीं देता कि हाँ चलो ठीक है गाती होगी बेचारी, बट टू हियर इट फीडबैक, ओ माय गॉड. और नहीं. एक और देखो क्योंकि अभी आई थिंक अब मुझे फिर एक बार आप गा के सुनाएंगी. ओ माय गॉड जरूर. It's been 12 years, so I think by now तो of course बनता है. ये मैं फंस गई खुद ही बता के अपनी बात, लेकिन फॉर श्योर मैं आपको सुनाऊंगी. I mean, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ग्लैड हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. और आपकी एज क्यों नहीं हो रही है? आपका एज हो रही है यार, एज हो रही है. वो आप तो मतलब मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं. एज तो रही सब देखिए, बाल सब सफेद होने लगे हैं अभी. और बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता है. आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन और फेस है, ये मैं जब से आई रिमेम्बर तन्हा दिल के लिए मार खाई थी मैंने घर में कि तुम गाना वाना की पढ़ाई में ध्यान नहीं देती हो, ये सब सुनते थे उस समय. तब से लेके आज तक आपका ये एक्सप्रेशन और आपकी जो स्माइल इज एवरग्रीन. थैंक यू सो मच. चलिए सर, जैसे उदित जी कहते हैं, आप सबका प्यार मिलता रहता है, बस इसी से हमारा जो है दिल खिला खिला सा रहता है और प्रेरणा मिलती है. सर मैं अभी तक ना मेरी स्माइल एक्चुअली जा ही नहीं रही है ये सोच के कि आई एम टॉकिंग टू शान. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बहुत नाराजगी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए. नाराजगी इस बात की कि हम आपको और ऑफन क्यों नहीं सुनते हैं सर? व्हाई डोंट वी कीप लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स? वन न्यू सॉन्ग एवरी मंथ, मैं तो कहूंगी एवरी वीक. एवरी मंथ तो नहीं होता, लेकिन मेरा जो एक YouTube चैनल है, मेरा जो एक अपना म्यूजिक लेबल है शान म्यूजिक, उस पर हर 2-3 महीने में तो गाना आता है. और 2022 में तो डेफिनेटली वन एवरी मंथ होने वाला है, चाहे मेरे लेवल पर हो. और एक्चुअली अगर आप फिल्म म्यूजिक को ना ज्यादा तवज्जो दे तो पिछले 4-5 महीने में मेरे बहुत सारे गाने आए हैं. जी, यही है कि लोग कहीं ना कहीं, चूंकि हम लोग प्लेबैक इतने सालों से करते आए हैं, तो एक माइंडसेट है लोगों का कि अरे शान यानी फिल्म का गाना. लेकिन पिछले आई थिंक 3-4 सालों में नॉन फिल्म मैंने बहुत सारे अच्छे गाने रिलीज किए हैं. और कुछ गाने मीनिंगफुल हैं, कुछ गाने एंटरटेनिंग हैं, कुछ गाने मेलोडियस है, कुछ डांस वाले हैं. तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है. तो ये जो नया गाना जो कल रिलीज होने वाला है, पता नहीं हम आप ये इंटरव्यू कब दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो गाना है तो जिसका नाम है रंगले. तो रंगले जो है ये एक सूफी रॉक गाना है. और मैंने अब तक 2000 के ऊपर गाने गाए हैं, लेकिन इस जॉनर में शायद ही मैंने कभी गाना गाया हो. तो मेरे मन में हमेशा ये एक बात थी कि लोग कहते हैं वर्सटाइल, लेकिन अभी कुछ जॉनर्स बाकी हैं जो मैंने नहीं गाए. तो उनमें से ये एक था सूफी रॉक. और सूफी रॉक के गाने बहुत कम बने हैं हमारे इंडस्ट्री में, लेकिन इट्स अ वेरी क्या कहूँ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल जॉनर है, जहाँ सूफीज्म की जो फिलॉसफी है उसे आप एक बहुत ही रॉक की जो एनर्जी है उसके साथ आप लोगों तक पहुंचाते हैं. तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन. मुझे आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंट्रिग्ड, चाहे जुनून जो रॉक बैंड, पाकिस्तानी इंडी रॉक बैंड थी, या फिर यूफोरिया, और जो ऐसे बहुत सारे एक 90s में, मिड 90s में ये बैंड्स हुआ करती थी. और इस साउंड को भी आई थिंक, जैसे फिल्म बुलिया जो गाना था ना, जो फिल्म ऐ दिल है मुश्किल, उसमें they've had this kind of a indie rock, Sufi rock sound, mitwa to some extent, लेकिन it's not been explored so much. So I was very keen to create this song. तो ये गाना जो है उसी जॉनर में है, सूफी रॉक. राइट, बहुत कम आपको हमने सूफी रॉक में सुना है. वी हैव मोस्टली हर्ड मोस्ट ऑफ इट, बट सूफी रॉक इज सॉर्ट ऑफ वेरी न्यू फॉर अस आल्सो, कि ये देखने में कि भाई अब शान एक्चुअली वर्सेटाइल, अपने आप को खुद तो नहीं बोलते, लोग बोलते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा है. एंड आई मस्ट टेल यू, मैंने टीजर देखा, आपने अंटालिया में शूट किया है. द होल
feel of this video and the song is so brilliant and it's so fresh. And I think आपने ये live record किया है is something that I have read. Please tell us about that. How did that happen? नहीं, एक्चुअली सूफी रॉक की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, यू जनरली हैव डिस्टॉर्शन गिटार्स एज वेल एज जो आपके पीछे मैं देख रहा हूँ, एक आध काफी गिटार केसेस रखी हैं, और लेकिन उसके साथ जनरली रॉक में क्या होता है कि इट्स कंबाइंड विद ड्रम्स एंड बेस। लेकिन इसमें क्या होता है कि ड्रम्स तो है, लेकिन साथ साथ इंडियन एक ढोलक भी बजता है उसके साथ, तो इंडियन परकशन भी बजती है उसमें, और जो उसकी कॉम्पोजिशन है उसमें कहीं ना कहीं एक फोक की ब्लेंड होती है। So it's और साथ साथ जब आप सूफी रॉक कहते हैं तो सूफी तो हम सब जानते हैं, कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि सूफी को लोग एक साउंड मानते हैं कि जहां सिंगर हो वो बहुत ऊंचे स्वरों में चीख चिल्लाए टाइप की बातें हो, और उसमें उसमें अली अली तमाल वो चीजें हो, तो वो बट बेसिकली सूफी कलाम होती है, सूफी एक सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है, और सूफीज्म उसे कहा जाता है जहां आप इंसानियत को एक ऑलमोस्ट एक मजहब मानकर आप खुदा से इबादत के नाम पे मोहब्बत करते हैं। तो उस तरह की एक फिलॉसफी है सूफी की कि आप खुदा के खातिर बंदों से प्यार करते हैं और बंदों के खातिर खुदा से प्यार करते हैं। एंड सो इट्स अबाउट लव एंड कंपैशन फॉर द पीपल। तो उसके हिसाब से इस गाने की बस वही नींव है, वही है कि जो ऊपर वाला जो भगवान खुदा जो है वो हमारे दिलों में बसता है। तो आप बेशक बाबा बुल्ले शाह जी के ही 4 लाइन से इंस्पायर्ड होकर मैंने पूरा ये गाना बनाया कि आप बेशक मस्जिद तोड़े मंदिर तोड़े, तो वो पंजाबी में है कि मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढेंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावे रब दिला विच रहता। तो उस पर ये पूरा गाना है। और जैसे आपने कहा कि गिटार्स अलाइव, ड्रम्स अलाइव, ढोलक अलाइव, और मेरी जो बैंड है जिनके साथ मैं पिछले 10-12 साल से, सम ऑफ देम इवन 20 साल से मेरे बैंड में हैं, तो उनकी भी एक कंप्लेंट थी, जैसे आपने कहा ना नाराजगी है, उनकी भी नाराजगी थी मेरे साथ कि यार तुम गाने बनाते रहते हो लेकिन हमें कभी इन्वॉल्व नहीं करते हो अपने गानों में। तो इस बार मैंने कहा कि ना सिर्फ ऑडियो में, वीडियो में भी तुम लोग को इन्वॉल्व करूंगा। तो हम जब मांडालिया गए तो वो भी मेरे साथ थे, और तो पूरा एक लाइव वीडियो हम वहाँ शूट किए विद द बैंड। You've been around here nearly for 3 decades, almost 25-30 years तो आपको हो गए होंगे अब गाना गाते गाते बहुत ही आसानी से। How have you seen music change? म्यूजिक का कैसे एवोल्यूशन हुआ? आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? बिकॉज आप देख रहे हैं 90s वाला वो फिर से फंडा आ रहा है ना, सब लोग रीमिक्सेस एल्बम्स निकाल रहे हैं, वेरी लेस गुड ओरिजिनल सॉन्ग्स। जैसे तन्हा दिल था उस समय, गुमसुम हो क्यों यूज्ड टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, इतना हटके गाना था। तो अब वैसे गाने नहीं आ रहे, अब मोस्टली लोग रीमिक्स कर रहे हैं, और जो आ भी रहा है दे डोंट रीच दैट एक्सपेक्टेशन लेवल। तो आपको क्या लगता है, हाउ इज म्यूजिक इवॉल्विंग नाउ? नहीं, देखिए, मेरे पिताजी खुद कंपोजर थे, तो बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला तब से ही मैं म्यूजिक को एज एन ऑडियंस, आप कह सकते हैं एज अ थर्ड पर्सन में एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ। उस जमाने में जब उनकी रिकॉर्डिंग्स हम देखते थे तो लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, महान सिंगर्स जो उस समय लाइव गाना, मतलब उसमें एक अलग ही आपको एक स्किल सेट्स एक जबरदस्त लगती है, एक कंसंट्रेशन लगता है, एक डिसिप्लिन लगती है। तो उन चीजों को मैंने देखा बड़े बड़े स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग्स होते हुए, करते करते अब ऑफ कोर्स काफी तब्दीलियां आई हैं, चेंजेस आई हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिव प्रोसेस तो वही है कि आपको एक गाना सजाना है, कंपोज करना है, अच्छे शब्द रखने हैं, एक अच्छी आवाज से उससे लोगों के सामने लाना है, उसमें सही म्यूजिक डालना है। वो चीजें सेम है। हाँ, रिकॉर्ड से, कैसेट से, फिर सीडीज से, अब डिजिटाइजेशन का एक वक्त और जमाना आया है। मैं सिर्फ यही लगता है कि तब क्या था कि चूंकि मैं क्यों स्टूडियो की बात इसलिए किया, क्योंकि तभी बंबई में जहां सारा काम होता था, करीबन एट द मोस्ट 5 से एट इट्स पीक 10-12 मेन स्टूडियोज हुआ करती थी। तो सारे उसी स्टूडियो में, कहीं सुबह अगर किसी की रिकॉर्डिंग है तो शाम किसी और बड़े कंपोजर की रिकॉर्डिंग है, और वो कंपैरिजंस होती थी। सॉरी कर दिया कंपैरिजन, मतलब बेसिकली देयर वाज अ सेंस ऑफ कंपटीशन कि अगर इसने ऐसा गाना बनाया ना तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, और इसके गाने से मेरा गाना बेटर। इट वाज अ वेरी जिसे कहते हैं कि स्पोर्टिंग हेल्दी कंपटीशन।
लेकिन जब से होम स्टूडियोज हो गए या छोटे छोटे स्टूडियोज हो गए, और जब से चीज उस तरह से बड़े बड़े स्टूडियोज में उतने सारे म्यूजिशियंस के साथ काम नहीं होने लगा, तो कौन क्या कर रहा है, नो वन हैड अ क्लू, एंड दैट होल पुश के हमें हिट गाना चाहिए, हिट गाना चाहिए, हिट गाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हर कंपोजर के सर पे ऐसा तरवार लटकने लगा कि मुझे अच्छा गाना हो बुरा गाना हो, गाना हिट होना चाहिए। हिट जरूर अब है। जो गाना हिट है, जो गाना चल रहा है, उसी के आसपास कुछ बना दूं कि मेरा गाना पास हो जाए। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आज चूंकि वी आर रीचिंग अ मच बिगर वाइडर ऑडियंस, पैन इंडिया ऑडियंस है, अगर आपको नंबर्स चाहिए, आपके व्यूज चाहिए, सो योर सॉन्ग हैज टू रीच इनटू अ वेरी जहां मैक्सिमम नंबर्स हो, तो वो मैक्सिमम नंबर्स एक पॉइंट तक सिटीज में थे, लेकिन अब चूंकि थ्रू थ्रू इंटरनेट a huge amount of pan India audience has also got included into this whole thing. तो अब numbers are coming from interiors, numbers are coming from tier 2, tier 3. ये जो आप कह रहे हैं 90s के गाने को फिर से एक रिसर्जेंस मिला है, क्योंकि वो अब तक वही, उनको वो इंडियन इथॉस वाले, वो ढोलक तबला वाले गाने उनके जहन में अब तक बसे हुए, और वो ऑडियंस अब आपकी मेन स्ट्रीम ऑडियंस हो गई है। सो अब जो गाने हो रहे हैं उसमें वो 90s की इन्फ्लुएंस इसलिए भी आ रही है क्योंकि they are still in that zone, listening to those kind of music, those kind of movies, those kind of ideologies, उस तरह की poetry, तो कहीं ना कहीं वो बात अब वापस वहां जा रही है। So these things are very dynamic, or these things will keep changing, or as long as we keep chasing numbers, we keep chasing views, कहीं ना कहीं हम हमारे गानों में भी ना उन चीजों को इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। तो और इसमें कोई देखिए, एट द एंड ऑफ द डे नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस ना। तो एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, मैं तो चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग मेरे गाने को सुने, साथ साथ मेरी जो ओरिजिनलिटी है, मेरी जो इंटेग्रिटी है, म्यूजिकल इंटेग्रिटी है, उसे मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा, ये जानते हुए कि हाँ चलो आजकल गाना अगर रील्स में पॉपुलर हो जाता है, अगर गाना वो 10 सेकंड की कुछ बात हो उस गाने में, तो लोग उस पर नाचेंगे, हुक स्टेप डाल दूं, तो मुझे पता है कि गाना चलेगा। लेकिन कितने गाने ऐसे बनाएंगे जिसमें कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसमें कोई ठोस बात हो? तो कहीं ना कहीं यू हैव टू प्ले दैट फाइन लाइन, बैलेंस इट आउट। बिल्कुल, कुछ खुद के लिए, कुछ आपके लिए, कुछ ऑडियंस के लिए मिक्स एंड मैच करके गाने बनाने हैं, और तो जिसमें कुछ नयापन है। खुद के लिए जब आपने बोला, तो ये मुझे पूछना बनता भी है कि आप एल्बम बनाने में ज्यादा एंजॉय करते हैं या फिल्मों में गाने गाना ज्यादा एंजॉय करते हैं? डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। नहीं, डिप्लोमेटिक का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, मैं गाना पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर रोज मैं माइक के सामने, माइक के पीछे जाऊं और कोई ना कोई मुझे गाना मिले, और फिल्म के गाने मिले तो मुझे पता है कि उसकी रीच बहुत जबरदस्त है। और फिल्म के गानों में आपकी कोई उस तरह से यू डोंट डिसाइड कि आप क्या गाओगे, द सॉन्ग डिसाइड्स द सिंगर। तो अगर कोई कंपोजर या फिर कोई प्रोडक्शन हाउस किसी गाने के बाद सोचते हैं कि यार ये शान से गवाते हैं, तो ऑलरेडी इट्स अ विन विन ओवर देयर, कि कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी ने सोचा, तो उसकी एक अलग थ्रिल तो होती ही है। साथ साथ लाइक आई सेड आल्सो, फिल्म के गानों के फिलहाल रीच, बट अभी ऑलमोस्ट 50-50 हो चुका है। ऑन फिल्म सॉन्ग्स दे आर ऑलमोस्ट कंपीटिंग विद ईच अदर। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे जरूरी बात है कि वो गाना कैसा है। अगर उस गाने में कोई चैलेंज हो, उस गाने में कोई खास बात हो, अच्छी सोच, अच्छी तर्ज हो, तो फिर उसका एक अलग ही मजा आता है। So finally at the end of the day it's about the song. Thank you so much once again, Shan sir. It's been a pleasure speaking with you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much. All the best for Rangle, and I will keep listening to your songs. Please keep releasing them. Sure, I will do that. Okay. Thank you, sir. Bye bye. See you, Rashi. Bye. Bye. 92.7